नमस्कार। आज हम जो है वर्कशीट 38 आपको समझाएंगे। अपना विषय है हिंदी और कविता का नाम है कन्यादान और इसके कवि हैं रचने वाले ऋतुराज जी। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे साथ साथ जो है इसको समझते चलेंगे। वैसे तो आपने मुझे लगता है कि कोशिश की होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ। कन्यादान का जो पहला भाग है वो आपकी वर्कशीट में दिया गया है। कितना प्रमाणिक था। प्रमाणिक होता है प्रमाणों से सिद्ध। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कौन कह रहा है? कवि जो है एक माँ के दर्द को बयां कर रहा है कि माँ जब अपनी, कितना प्रमाणिक होता है, कितना सत्यता पर आधारित होता है, कितना प्रमाणों के द्वारा सिद्ध है कि हमारे जो संस्कार है, संस्कृति है, परंपराएं हैं, कि हमारे समाज है कि उसमें जो है लड़की की जब शादी की जाती है तो उसको दान माना जाता है। जैसे वो माँ की अंतिम पूंजी हो, माँ के पास कोई और पूंजी न होकर वो एक ऐसी पूंजी है जो उसकी आखिरी पूंजी है। लड़की अभी सयानी नहीं थी। क्या कह रहे हैं लेखक कवि यहाँ पर? कि लड़की अभी समझदार नहीं हुई थी। अभी वो समाज के सुख और दुख, अच्छाई और बुराइयों से अभी उसको पूरा परिचय नहीं था। उन चीज़ों से अभी वो अवगत नहीं है। अभी इतनी भोली और सरल थी क्योंकि वो उसने अपने माँ बाप के घर में लाड प्यार दुलार ही देखा है। अभी वो इतनी समझदार नहीं हुई है, वो बहुत भोली है। उसके स्वभाव में बहुत सरलता भरी हुई है कि उसे दुख का आभास तो होता था, उसे आभास तो होता था सुख का, कि सुख क्या चीज़ है, क्योंकि उसने घर में जो है सुख ही सुख, आनंद ही आनंद को भोगा है। लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। उसको दुख क्या है उसकी परिभाषा से वो बिल्कुल अवगत नहीं है। दुख क्या चीज़ है वो इन सब चीज़ों से परे है। अब क्या कहा ऋतुराज जी ने? पाठिका थी। क्या कहा? कि वो कैसी पाठिका? धुंधले प्रकाश की। कि जब प्रकाश जो है धुंधला होता है तो उसमें हम स्पष्टता से कुछ ना पढ़ पाते हैं ना ही देख पाते हैं। कुछ तुकों की वो अपने आप ही तुक लगाती है, और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की जिसमें कि सुख दुख के जो कवि ने यहाँ पर सुर और ताल कहा है। जैसे सुर और ताल का तारतम्य होता है तभी जो है एक अच्छे से जो संगीत की धुन है उनके आधार पर, सुरों के आधार पर ही ताल लगती है तो अच्छा लगता है। तो ऐसे ही कवि यहाँ पर कह रहा है कि जो एक कन्या है उसे अभी सिर्फ सुख का ही आनंद को भोगना आता है, वह दुख की परिभाषा से अवगत नहीं है, क्योंकि अभी वह लाड प्यार दुलार में ही पली है। ठीक है बच्चों, अब जो है शब्दार्थ समझते हैं। शब्दार्थ पहला क्या है? प्रमाणों के द्वारा सत्य, इसमें प्रमाणिकता हो। दूसरा शब्द है सयानी, समझदार या बड़ी। आभास, एहसास। बाँचना, पढ़ना। लयबद्ध, सुर और ताल। अब देखिए, अब सबसे पहले भावार्थ कर रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ऋतुराज जी कहते हैं कि अपनी लड़की को कन्यादान, मैंने बताया हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हैं जिनमें कि प्रमाणिक सत्यता है कि हम लड़की को दान देते हैं लड़के वालों की। तो वैसे देखा जाए तो मेरे मत के अनुसार लड़की एक सजीव है, वो वस्तु नहीं है निर्जीव जिसको कि दान में दिया जाए। फिर भी जो कवि वैसे समझा रहे हैं कि हमें लड़की को दान की वस्तु नहीं मानना चाहिए। ठीक है, अर्थात शादी के बाद विदा करते समय माता का दुख बहुत ही बड़ा और स्वाभाविक होता है, क्योंकि माँ जो है अपने बच्चे को
9 महीने गर्भ में रखती है। उसके बाद अपना जो है स्तनपान कराकर उसे बड़ा करती है, उसका लालन पालन करती है, भरण पोषण करती है। तो इसीलिए उसका सबसे बड़ा दुख है कि वो अपनी जन्म दे गई बेटी को, जिसने बहुत लाड प्यार दुलार से पाला है, और वह उस अमानत को दूसरे को सौंपती है, तो उसके लिए बहुत बड़ा दुख होता है अपने जिगर के टुकड़े को किसी को सौंपना। हर माता को लगता है, हर माँ को लगता है कि उसके जीवन की शायद ये आखिरी जमा पूंजी हो, क्योंकि वो उसको लाड प्यार दुलार से एक एक चीज़ से अपने आंचल में छुपा कर रखती है, एक एक चीज़ की मंशा पूरी करती है। पूंजी उससे दूर चली जा रही है, क्योंकि वो माँ के सानिध्य में होती है, तो माँ हर चीज़ को अपनी आँखों के सामने अपनी बेटी को देखती है, उसके लाड प्यार को, उसकी अटखेलियों को, वो सभी पर न्योछावर होती है। बड़े ही लाड और दुलार से उन्होंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। आखिर अपनी बेटी के साथ ही तो वे अपने जीवन का सुख दुख बांटती थी। जो अपने जीवन की बहुत सारी सुख की स्मृतियां हैं या दुख की घटनाएं हैं, वो अपनी बेटी के साथ ही बांटती थी, और वही उनके जीवन की साथी थी। क्यों? क्योंकि माँ जो है, माँ के सबसे नज़दीक कौन होती है? बेटी होती है, और हर चीज़ को, हर बात को वो अपनी बेटी के साथ ही शेयर करती है। पर अब यह साथी भी उससे दूर चला जा रहा है, कि जिससे कि वह अपने सुख और दुख, अपनी सभी बातों को उसके साथ हिस्सेदारी रखती है। आगे कवि कहता है कि लड़की अब बड़ी तो हो गई है, लेकिन पूरी तरह से ज्ञानवान नहीं हुई। क्यों? क्योंकि समाज में बहुत सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं, उनसे बच्ची अभी उनसे अवगत नहीं हुई है, उसे समाज की जो दुनियादारी की समझ अभी नहीं आई है। तो यहाँ पर और कवि क्या कह रहा है कि उसमें ये समझ नहीं आई, उसने अभी घर की दुनिया देखी है, अब बाहर की समाज की दुनिया उसने नहीं देखी कि समाज में किस तरह के लोग रहते हैं। वो समाज के लोगों से अभी अपरिचित है, क्योंकि घर के वातावरण में पली है, वो घर के परिवेश में पली है, और घर में जो है उसकी हर इच्छाओं की पूर्ति हुई है। अब दूसरे के घर में दूसरे की जो बच्चा आ जाता है, तो वो एक उसको दान की वस्तु मानते हैं और उसे अपनत्व नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पर कवि यही कहना चाह रहा है कि हमें जो हमारे पास कोई भी मतलब बच्चा आए, तो उसे हमें अपनत्व अपनाना चाहिए, उसे अपनापन देना चाहिए कि वो बच्चा अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में आया है, तो उसकी हर इच्छाएं पूरी करनी चाहिए, क्योंकि वह अभी समाज में हो रही जो बहुत सारी, आजकल आप देखिए बहुत सारी बुराइयां फैली जा रही हैं, और वो उन चीज़ों से उसने महसूस ही नहीं किया, उसने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, उन चीज़ों से वह अपरिचित है, वो उन चीज़ों से अवगत ही नहीं है। जीवन में उसने कभी जटिलताओं का, मुश्किलों का कभी सामना नहीं किया। उसके जीवन काल में बहुत ही सरलता और भोलापन था। यही कारण है कि उसे खुशियाँ मनाना तो आता था। आपने देखा होगा कि लड़कियां कोई भी पर्व आता है, सबसे ज़्यादा खुशियाँ और उस पर्व को सबसे ज़्यादा घर में आनंद का, उत्साह का जो वातावरण लेकर आती हैं, वो सिर्फ कौन होती हैं? कन्याएं ही होती हैं। और घर में, जिस घर में बेटी होती है, वो घर जो है अपने आप ही खुशियों से और मतलब खुशहाली से भरपूर रहता है। लेकिन परेशानियों का सामना कभी उस कन्या ने नहीं किया था। अभी तक उसे परेशानियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह घर की दुनिया में ही मस्त थी, बाहर की दुनिया उसके लिए एक धुंधली तस्वीर के समान थी, क्योंकि वह घर के वातावरण में, घर के परिवेश में ही, घर के आनंद में, घर के उमंग में, घर के उत्साह में ही वो शामिल थी। उसने अभी परिस्थिति देखी ही नहीं थी कि समाज में क्या क्या अत्याचार होते हैं, कैसे कैसे
लड़कियों को रखा जाता है, जहाँ पर वो दी जाती हैं, जिनको वो सौंपी जाती हैं, क्योंकि अपने घर में आज़ाद होती है, हर इच्छाएं मंशा पूरी होती हैं। दूसरा व्यक्ति उसकी मंशा और इच्छाएं पूरी करता है या नहीं। जैसे वह कभी ठीक से देख ही नहीं पाई हो। किसको? समाज में हो रही बुराइयों को, समाज में हो रहे अत्याचारों से वो अवगत नहीं है कि समाज में कितने दुराचार हैं, कितने अत्याचार हैं। वो इन सभी चीज़ों से परिचित नहीं है। जब कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम न रखे तब तक उसे बाहर की दुनिया के बारे में जानकारी नहीं होती। अभी कन्या घर के अंदर ही है, घर के परिवेश में पली है, और उसने बाहर की दुनिया, बाहर समाज, मतलब बाहर की दुनिया क्या है? समाज। एक परिवार से कन्या को दूसरे परिवार में जब भेजा जाता है तो वो एक समाज बन जाता है, जिससे वो अपरिचित है। उनके खान पान, उनके व्यवहार, उनकी वेशभूषा आदि से वो अवगत नहीं होती है, जब तक संपूर्ण रूप से उसका विकास नहीं हो सकता। कि वो समाज में, जब तक वो समाज में तरह तरह के समस्याओं से, परिस्थितियों से अवगत होती है, तभी उसे पूरे जो है समाज को पढ़ पाती है। अन्यथा वो क्या रहती है? एक सरल भाव वाली कन्या। इसलिए कवि ने उसे अभी भोली लड़की, सुखों की कल्पना में जी रही। लड़कियां सिर्फ क्योंकि उसने सुख ही सुख देखे हैं, और वो कल्पनाएं भी क्या है? कभी उसने दुखों की कल्पना नहीं की। लड़की भोली है, सिर्फ उसने सुख बाँचना ही देखा है, उसे दुख बाँचना नहीं आता। उसने कभी कल्पना में भी दुख नहीं देखा, कभी उसने कल्पना में भी दुख का अनुभव नहीं किया। ठीक है बच्चों, ये काव्यांश आपको समझ आ गया होगा। अब आइए इसके प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है? सोच कर बताइए। क्योंकि हर माँ अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार दुलार से पालती है और हर उसकी इच्छाओं को पूरा करती है। घर का आंगन बेटी के कारण ही महकता है। उसकी हर इच्छाओं को माँ पूरा करने के लिए हर तरह से पूरी कोशिश करती है, और माँ के लिए वो बेटी जो है बहुत बड़ी पूंजी है, जिसको उसने सजो कर रखा है, उसको अपने आंचल में छुपा कर रखा है, लोगों की बुरी नज़रों से बचा कर रखा है। तो इसलिए माँ को अपनी बेटी जो है वो एक अंतिम पूंजी लग रही है, कि जिसके शादी के बाद उसका उस पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। और जैसे वो लाड प्यार से अपने बच्चे को रख रही है, दूसरा उसे उतने लाड प्यार से रखता है या नहीं। अगला प्रश्न है, आपके विचार से लड़की को दुख बाँचना क्यों नहीं आता होगा? क्योंकि लड़की अपने घर में लाड प्यार दुलार में पली है। उसने सिर्फ सुख को ही भोगा है, उसने सिर्फ उमंगों को ही भोगा है, उसने सिर्फ आनंद लिया है। तो उसे दुख को पढ़ना, दुख की कल्पना करना भी उसकी सोच से बाहर है। अगर उसने कल्पना की है तो उसने सुख की ही कल्पना की है, उसने दुख की कल्पना नहीं की। आइए अगला प्रश्न है बच्चों, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? तर्क दीजिए। बच्चों, मेरे अनुसार कन्या को दान की बात करना उचित नहीं लगता, क्योंकि कन्या जो है एक जीव है, जिसमें कि सोचने की, समझने की, हर चीज़ की शक्ति है, और वस्तु को दान दिया जाता है, जबकि कन्या एक वस्तु नहीं है। तो हमारे समाज में ये एक जो प्रथा है, ये सबके अपने मत हैं, सब अपने विचार के अनुसार ही बच्चों अपने उत्तर देना, मेरे मत को मत स्वीकारना, क्योंकि हर बच्चे का अपना अपना अलग तर्क हो सकता है। सभी बालिकाएं, सभी बच्चे, सभी छात्र छात्राएं अपने अनुसार ही इस प्रश्न का उत्तर लिखना। ठीक है। अगला है प्रश्न हमारा, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव क्या है? पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों
और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। पाठिका तो है क्योंकि उसने पढ़ना सीखा है। कौन सा पढ़ना सीखा है? क्योंकि अब वो समाज में एक परिवार में पैदा हुई है और उसने सुखों को भोगा है। सुख उसने देखे हैं और दुखों को उसने अनुभव नहीं किया है। सुना है लेकिन उसने उसको भोगा नहीं है। उसने सिर्फ लाड प्यार दुलार आनंद और सुख को ही भोगा है। इसलिए वह दुखों के लिए धुंधले प्रकाश की पाठिका है। उसे दुख पढ़ना नहीं आता कि समाज में कितने दुख और अत्याचार हैं, कितने पापाचार हैं, उनसे अभी वो अवगत नहीं है। समाज में फैली हुई बुराइयों से भी अवगत नहीं है। कुछ दुख है वो अपने अनुसार ही कल्पनाएं करती है और कल्पनाओं के अनुसार ही वो अपनी जो कल्पनाएं करती है वो कैसी हैं? सुख के साथ ही बंधी हुई हैं। जैसे सुर और ताल तभी अच्छा लगता है जब सुर के अनुसार ही ताल बजती है, तो ये सब सुनने वालों को अच्छा लगता है। सबके मन में उमंग और आनंद आता है उसको लयबद्ध पंक्तियों को सुनकर। चलिए बच्चों, आपका लास्ट वाला प्रश्न है गतिविधि है। क्या है? गतिविधि, क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है। अब आपको ध्यान से सुनना है और इस प्रश्न का उत्तर का निर्माण आपको स्वयं करना है। विवाह के समय कोई भी माँ अपनी बेटी को क्या सीख देती है? हर माँ, क्योंकि वह अपनी बेटी को दूसरे घर में भेज रही है और सबसे पहले वो अपने संस्कार और रीति रिवाजों की बात करती है। क्या क्या सीख देती है कि उसे क्या क्या करना है? बड़ों का सम्मान करना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलना, सबका बड़ों का आदर करना है, तो आदि बहुत सारी शिक्षाएं देती है। आप जो है कल्पना कीजिए और आपने कल्पना के अनुसार लिखना है। और जो भी आपके घर में बड़े हैं, जैसे आपकी माता जी हैं, जो भी हैं, दादी हैं, कोई भी परिवार के जो भी बड़े सदस्य हैं, उनसे आप चर्चा करेंगे और उसके बाद ही ये एक्टिविटी लिखेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, धन्यवाद प्यारे बच्चों।